वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नेक्स्ट क्लास। तो बच्चों लास्ट लेक्चर तक हमने सैम्पल पेपर 3 इशूड बाय पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड उसके हमने 11 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 12 शुरू करने जा रहे हैं। तो बच्चों क्वेश्चन 12 ये क्वेश्चन 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12, सोल्व dy over dx plus y secant x इक्वल टू टेंजेंट x। तो देखिए क्लियरली यू कैन ऑब्जर्व गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों कंपेयर इट विथ dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। आप देख सकते हो कि ये टाइप लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि ये टाइप इससे कंपेयर हो रही है वेयर p जो है देखिए y के साथ जो है वो p होता है तो वो फंक्शन ऑफ x है, यही हमने बोला था। और जो q है ये q है वो भी फंक्शन ऑफ x है। अगर p और q फंक्शंस ऑफ x है जहां कांस्टेंट है और इससे कंपेयर हो रहे हैं तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑर्डर 1 है और डिग्री भी 1 है इसकी हाईएस्ट पावर। तो देयरफॉर आप जानते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसे आप आई एफ से डिनोट करते हैं। उसकी वैल्यू होती है e रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज़ टू पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो p कितना है? सीकेंड एक्स। तो ये आता है। तो हम जानते हैं सीकेंड एक्स का इंटीग्रल log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। आपको बच्चों फॉर्मूले टिप्स में होने चाहिए। तो सीकेंड एक्स का इंटीग्रल log ऑफ सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स, और ये हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। e की पावर log x इज x, ये एंटी लॉग होता है। तो जो भी e की पावर log x होगा ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। जो भी log के साथ नंबर होगा वो लिखा जाएगा। e और log एंटी लॉग का काम कर रहे हैं तो इट कम्स टू बी, ये कैंसिल हो गए तो वी हैव सीकेंड x प्लस टेन एक्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये e की log इसके साथ उन्होंने सीकेंड प्लस टेन, ये छोड़ देंगे तो सीकेंड x प्लस टेन एक्स आ जाएगा। ये रिजल्ट कई बार आप डिस्कस कर चुके हैं। तो हम जानते हैं सॉल्यूशन इज गिवन बाय, देयरफॉर सॉल्यूशन इज गिवन बाय फार्मूला। कौन सा फार्मूला? y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। लर्न कर लीजिए y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रल q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो ये फॉर्मूला सबको याद है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू है सीकेंड x प्लस टेंजेंट x। इंटीग्रल q कितना है? देखिए q है टेंजेंट x, तो q कितना है? टेंजेंट x। इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ, लाइक दिस। तो साथ में dx प्लस c। तो बच्चों सिंप्लीफाई करो बस, ये इंटीग्रल सोल्व हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए नाउ वी हैव, देखिए क्या बन गया? y इंटू सीकेंड x प्लस टेन एक्स इक्वल टू, आप इसको इंटीग्रल को सोल्व करोगे तो टेंजेंट को अंदर ले जाओ, क्या बनेगा? टेंजेंट को सीकेंड से मल्टीप्लाई करोगे सीकेंड एक्स टेन एक्स, मैंने सीकेंड को आगे लिख दिया। तो प्लस टेंजेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, टेंजेंट स्क्वायर एक्स dx प्लस c। तो देखिए वी हैव y मल्टीप्लाई सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। तो दो इंटीग्रल बना दो, एक सीकेंड एक्स टेन एक्स का और एक टेंजेंट स्क्वायर x का। देखिए लास्ट में c तो फॉर्मूले का पार्ट है, तो y मल्टीप्लाई सीकेंड x प्लस टेंजेंट x। तो हम जानते हैं सीकेंड x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल होता है सीकेंड x। तो फॉर्मूले लर्न होने मस्त है, और हम बता चुके हैं कि टेंजेंट स्क्वायर x का डायरेक्ट इंटीग्रल नहीं मिलता। तो आइडेंटिटी लगाओ, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा होता है, वहां से टेन स्क्वायर x की वैल्यू सीकेंड स्क्वायर माइनस x लिखी जाती है। तो ये बन जाएगा। तो ये y मल्टीप्लाई
सीकेंड एक्स प्लस टेन एक्स। देखिए सीकेंड एक्स, तो यहाँ पे सीकेंड स्क्वायर एक्स का अलग से इंटीग्रल और 1 का अलग से इंटीग्रल 1 dx, तो सिंपल dx बन जाएगा। तो फाइनली वी कैन से दिस इज द आंसर। देखिए सीकेंड एक्स, सीकेंड स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल होता है tan x, 1 का x, तो दिस इज आंसर। जहां से आप इसको नीचे भी ले जा सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, दिस इज द आंसर। समझ आई सबको? तो बच्चों बाकी आप अपनी रिवीजन करिए, अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करिए, काफी आसान पेपर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 जो है उसमें एक इंटरनल चॉइस है, वो वाला क्वेश्चन भी करवा रहे हैं। तो क्वेश्चन है सोल्व dy by dx साइन, जब भी सोल्व कोई भी आएगा ना ऐसे तो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन होगा। तो यहां पे वेरिएबल्स सेपरेट नहीं हो रहे, मतलब y वाली टर्म को dy के साथ हम नहीं ले जा सकते, x वाली टर्म को dx के साथ नहीं ले जा सकते। तो इस केस में ये टाइप आपको याद होगी, हमने बोला था, अगर टाइप को मैं याद करवाता हूं, ये टाइप थी dy by dx फंक्शन ऑफ ax प्लस by, कुछ ऐसा जिसमें x और y सेपरेट ना हो सके, फिर हम ax प्लस by प्लस c को t पुट करते हैं। तो ये सेम क्वेश्चन है, सेपरेट नहीं हो रहा, तो इसलिए हम बोलेंगे पुट x प्लस y, ये ax प्लस by जो भी है, इसको आपने t पुट कर देना है। जब भी कुछ भी पुट कर दो, मैंने t पुट कर दिया। तो बच्चों जैसे t पुट किया, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, y का डेरिवेटिव dy विद रिस्पेक्ट टू x dx होता है। तो t का डेरिवेटिव dt विद रिस्पेक्ट टू x dt by dx होता है। यहां से हमने dy by dx की वैल्यू निकालनी है, इट कम्स टू बी dt by dx माइनस 1। तो फर्स्ट इक्वेशन में वापस जाना है, दैट इज dy by dx इक्वल टू साइन x प्लस y। तो हमारे पास dy by dx किसके इक्वल है, dt by dx माइनस 1। तो x प्लस y को हमने t पुट किया है। बच्चों देखिए माइनस 1 को ट्रांसपोज कर दो, वो प्लस 1 हो जाएगा। तो यहां से आप देखिए, आप ऐसे लिख सकते हो साइन t प्लस 1 को नीचे लिख दो, इसको 1 प्लस साइन t लिख दो, एक ही बात है, साइन t प्लस 1 या 1 प्लस साइन t। नाउ वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, वेरिएबल्स सेपरेट हो गए, क्योंकि t वाली टर्म्स को dt के साथ हम ले जा सकते हैं और x वाली टर्म कोई नहीं है, तो उसको अकेले को रहने दो। तो बच्चों हमने सेपरेट वेरिएबल्स कर दिए। तो जैसे ही वेरिएबल सेपरेट होते हैं, हम जानते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, हमने इंटीग्रल का साइन दे दिया। तो इसका इंटीग्रल सॉल्व करने के लिए हमें रैशनलाइज करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, लाइक दिस। देखिए तो dx का इंटीग्रल, चलो अगले स्टेप में कर देता हूं। तो ये ऊपर आ गया 1 माइनस साइन t, नीचे a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। हम जानते हैं 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो यहाँ पे dt। तो बच्चों इंटीग्रल ऑफ dx x प्लस c, हमने इंटीग्रल सोल्व करना है और कांस्टेंट जहां तो इधर लिखना है जहां इधर लिखना है। हम एक का सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि इधर भी कांस्टेंट आएगा, इधर भी कांस्टेंट आएगा। जब दोनों कांस्टेंट इकट्ठे हो जाएंगे, नया कांस्टेंट बनेगा, उसका नाम हमने c रख लिया। इट मींस आपको जहां तो आंसर में इसके इंटीग्रल के साथ c लिखना है, जहां इसके साथ, हमने अब इसके साथ c लिख दिया है। तो इसको सोल्व करेंगे। हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा होता है, यहाँ पे थीटा कौन है, t। तो एलसीएम को ब्रेक करेंगे, 1 बाय cos स्क्वायर t माइनस साइन t ओवर cos स्क्वायर t। एलसीएम को ब्रेक किया, तो अब लास्ट स्टेप है 1 ओवर cos सीकेंड होता है। तो 1 ओवर cos स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर। जो 1 ओवर cos स्क्वायर इज सीकेंड स्क्वायर, और साइन ओवर cos स्क्वायर है ना, तो एक cos ऐसे लिख दिया, जो एक cos बचा ऐसे लिख दिया। तो वी हैव 1 ओवर cos स्क्वायर, सीकेंड स्क्वायर ना, ये है सीकेंड स्क्वायर, लाइक दिस, इक्वल्स टू x प्लस c। तो देखिए बच्चों, सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रल अलग से कर दो। हम जानते हैं साइन ओवर cos होता है टेंजेंट,
और 1/cos होता है सीकेंट, तो सीकेंट को आगे लिख दो और टेंजेंट को बाद में लिख दो। तो फाइनल हमारे पास आंसर मिल गया। सीकेंट से डायगोनल टेंजेंट t होता है और इसका डायगोनल सीकेंट होता है इक्वल टू x प्लस c। तो हमारा आंसर बन गया, क्योंकि हमारे पास t की वैल्यू हमने पुट की थी, कितनी थी, x प्लस y थी ना बच्चों, तो x प्लस y थी ना, हमने टेंजेंट की वैल्यू रिटर्न कर दी। हमने स्टार्टिंग में कहा था ना पुट x प्लस y इक्वल टू t, तो t की वैल्यू वापस पुट कर दो। दिस इज द फाइनल आंसर। वेरी वेरी इजी सम, ठीक है बच्चों। एंड 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन नंबर 13, लास्ट क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 13 वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन तो पक्का आने के चांस हैं, श्योर क्वेश्चन है। ए बैग contains 3 red and 4 white balls. Bag 2 contains, bag 1 हो गया ना, bag 1 contains, bag 1 contains and bag 2 contains 7 red and 5 white balls. हाँ जी बच्चों, बैग 3 contains 6 red and 8 white balls. So this is the given information. A bag is selected. A bag is selected at random and a ball is drawn from it, which is found to be red. Find the probability that it is drawn from बैग 2। तो ऐसे क्वेश्चन हमने आपको पहचान बताई थी, आप सबको याद आ गया होना चाहिए कि ये बेस थ्योरम का सम है। याद करिए, एक बैग है बच्चों, बैग 1, जिसमें देखिए 3 बैग्स हैं हमारे पास, बैग ए, बैग बी एंड बैग सी, ठीक है। तो ये 3 बैग्स हैं। तो बैग ए में, ठीक है, बैग 1 है, ये बैग 1 है, ठीक है बच्चों। उसमें रेड बॉल्स, कौन कौन सी बॉल्स है, रेड बॉल्स, व्हाइट बॉल्स एंड, ठीक है, 2 कलर्स की बॉल है। 3 बैग्स है, उसमें 2 कलर की बॉल्स है। बैग 1 contain 3 red and 4 white balls. Bag 2 contains 7 red and 5 white balls. Bag 3 contains 6 red and 8 white balls. This is a given information. तो तीनों बैग्स में से कोई एक बैग रैंडमली कहीं से भी सेलेक्ट किया और एक बॉल निकाली। हमारे पास 3 बैग्स हैं, उनमें रेड एंड व्हाइट बॉल्स हैं, कोई भी एक बैग रैंडमली सेलेक्ट किया तो उसमें से एक बॉल निकाली और पता लगा इट्स कलर इज फाउंड टू बी रेड। तो हम बता चुके हैं बहुत 95% चांस है कि इज फाउंड टू बी वर्ड जो है बेस थ्योरम की तरफ भेज रहा है। उसको श्योर करने के लिए कि ये बेस थ्योरम है, तो अगर हमें फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग 2, अगर हमें बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, अगर हमें सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोडक्ट कौन है, बॉल्स, क्योंकि बैग में बॉल्स है, तो प्रोडक्ट की प्रोबेबिलिटी थोड़ा निकालनी है। सोर्स कौन है, बैग, क्योंकि बैग में से बॉल्स आ रही है। तो अगर सोर्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, हम इनवर्स प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये बेस थ्योरम है। जब बैग की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये बेस थ्योरम है। तो 3 इवेंट्स हैं, E1 be the event that ball is drawn from bag, ball is drawn from bag 1. E2 be the event that the ball is drawn from the bag 2, and E3 be the event that ball is drawn from bag number 3। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो 3 इवेंट्स हैं, तो गिवन इवेंट को हम कैपिटल ए मानते हैं, हमने डिस्कस कर चुके हैं। अगर बेस थ्योरम को समझना है
तो आप मेरे लेक्चर्स को फिर से रिवाइज करेंगे, आपको समझ आ जाएगा। तो लेट कैपिटल ए बी द इवेंट, तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, विच इज फाउंड टू बी रेड, तो ये गिवन है। लेट ए बी द इवेंट दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो गिवन इंफॉर्मेशन को हम कैपिटल ए मानते हैं। तो देयरफॉर हमने आपको बताया था कि हमने क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज ड्रॉन फ्रॉम दी, हाँ जी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम दी बैक टू, तो बैक टू कौन है, E2, देयरफॉर वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बैक टू गिवन दैट बॉल ड्रॉन इज रेड इन कलर, तो बेस थ्योरम यहां लिख दो, बाय बेस थ्योरम, तो आप सबको ये फॉर्मूला याद होगा बच्चों। तो अगर E2 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे E2 लिखोगे, मल्टीप्लाई इन दोनों को रिवर्स करोगे, उसकी प्रोबेबिलिटी A/E2, और नीचे क्या लिखते हैं, जितने इवेंट्स हैं सेम पैटर्न से यही चीज लिखते हैं। नीचे पहले E1 लिखेंगे A/E1, फिर क्या लिखेंगे E2 प्रोबेबिलिटी A/E2, फिर क्या लिखेंगे प्लस प्रोबेबिलिटी E3 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी A/E3। ऊपर क्या लिखना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नीचे क्या लिखना है, 1 से शुरू होने, सेम पैटर्न ऐसे ही लिखा जाएगा। तो चलो बच्चों सॉल्व करें। तो प्रोबेबिलिटी E2 ऑब्लिक A, क्या प्रोबेबिलिटी है E2 की कि हमने सेकंड बैग सेलेक्ट किया, फाइन। सो हमें 3 बैग्स गिवन है, क्या चांस है मैं सेकंड बैग सेलेक्ट करूंगा, अगर मेरे पास 3 बैग्स है, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग एंड थर्ड बैग, तो क्या चांस है मैं ये वाला बैग सेलेक्ट करूंगा। अरे मैं ये भी तो कर सकता था, मैं ये भी कर सकता था, तीनों के इक्वल चांस है। तो 3 बैग्स हो तो सभी की प्रोबेबिलिटी सेम है, 1/3 1/3 1/3। अगर 2 हो तो 1/2 1/2 एंड 1/2, ऐसे बैग्स पे डिपेंड करता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 क्योंकि 3 बैग्स है। तो प्रोबेबिलिटी A ओवर E2 की निकालनी है, ऊपर वाले की प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, ऊपर वाला A है रेड बॉल, तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ओवर, जो नीचे ओवर है वो गिवन है, तो गिवन क्या है E2, तो सेकंड बैग में से सेकंड बैग में जाना है, ये गिवन है, और रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो सेकंड बैग में जाकर रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है 7, और टोटल कितनी है 7 + 5 12, इसमें टोटल कितनी है 7, थर्ड बैग में टोटल बॉल्स है 14। तो सेकंड बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई 7 डिवाइड बाय टोटल दैट इज 12। E1 की प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, तो प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की गिवन है फर्स्ट बैग, तो फर्स्ट बैग में जाकर ये फर्स्ट बैग रेड की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो रेड कितने है 3 है बच्चों, टोटल कितने है 3 + 4 7। ये E2 अभी निकाला, E2 1/3 E2 A/E2 ये निकाला हुआ पहले से 7/12, फाइन। अब प्रोबेबिलिटी E3 की निकालनी है, थर्ड बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगेन 1/3। इसका मतलब है A की प्रोबेबिलिटी निकालो, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालो, ओवर मतलब गिवन, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ना, तो गिवन है थर्ड बैग, तो थर्ड बैग में रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 6 डिवाइड बाय टोटल 6 + 8 14। इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट द आंसर, कितना आ गया 7, कटिंग कुटिंग करनी है तो कर लो, कितना आ गया 7 बाय नहीं हो रही है 36, फाइन। तो 3/21 जो कटिंग कर लो 1/7, कैलकुलेशन आप कर सकते हो 7/36, ठीक है बच्चों। तो ये 2 3 था 2 7 था, 3 से 3 कट गया तो 1/7, 3 देखिए 2 3 था 2 7 था, 3 से 3 कट गया 1/7। बाकी कैलकुलेशन आप देख लेना, देखो कितना है 7/36, एलसीएम कितना है 7 36 और 7 का ऐसे, तो 36 × 7 7 6 का 42 252 आएगा ना एलसीएम, यहाँ पे 252 आएगा, तो 36 आएगा, ये 7 7 था, ये 36 7 था है ना, 7 7 का 49, ये आ जाएगा 36। तो बच्चों फाइनल कितना आ गया, इसको सोल्व करेंगे, बाकी कैलकुलेशन आप सब खुद कर सकते हो। तो देखिए कितना आ गया 7/36 252 ऊपर चला गया, इनको प्लस किया 36 36 72 72 + 49 11 12 121, ठीक है बच्चों 121। कटिंग हो रही 36 7 का यही होता ना, 7 6 का 42
252, तो यहाँ पे कितना आ गया 7, तो फाइनल आंसर इज 7 के टेबल पे ये नहीं जा रहा, 7 7 तो 49/121 इज द फाइनल आंसर। तो आज हमने 4 मार्क्स के क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में आपको 6 मार्क्स वाले सम्स करवाएंगे, तब तक आप इनकी प्रैक्टिस करो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।